हम लोग बात करने वाले थे जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसकी धारा 23 और 23 में उन्होंने फिर मिलाई है। कौन कौन सी मिला दी? आपका 25, 26 और 27, 3 धाराएं एक साथ कर दी, यानी 2 मिला दी एक। पुरानी 25, 26 और 27 और नई सिर्फ 23। कायदे में मिली भी होनी चाहिए, क्योंकि 25 में जो कुछ कहा उसका विस्तार 26 में था, और फिर 26 में जो कुछ कहा उसका अपवाद ये 27 में था। तो तीनों को एक साथ कर दें तो ज्यादा बेहतर रहता। तो वही जो ज्यादा बेहतर था उसी कर दिया गया। तो इसलिए कोई बदलाव अगर हुआ भी है तो वो सुखद बदलाव है, और बदलाव अगर सुखद है तो उसका स्वागत ये होना चाहिए। उस बदलाव के कारण कोई दुख ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया तो इसमें कोई कठिनाई कोई नहीं, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल जो पहले थे वही हैं। अगर किसी लीगल प्रिंसिपल में कोई बदलाव यह संभव है या किया जाना चाहिए तो उस बदलाव को किया गया। जैसे जब विवाह की अवधारणा ये बदलती जा रही है, भाई विवाह की अवधारणा सिर्फ वही नहीं बची। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नाथ फाउंडेशन ये डिसाइड किया, तब से 2 समलिंगियों में विवाह यह भी संभव हो गया। तो जब विवाह की अवधारणा ही बदल गई तो ऐसी दशा में पुराने वैवाहिक कानूनों से बहुत समय तक काम नहीं चल पाएगा। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से यूसीसी आनी चाहिए। यह भी एक कारण है कि भाई जब विवाह की अवधारणा में ही बदलाव आ रहा है, हम वास्तविकता इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते, हमें रियलिटी इस ओर देखना ही होगा। तो जब रियलिटी की ओर देखना ही होगा तो हमें यह देखना ही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, 2 मेजर पर्सन कैन लिव टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिज, तो जब ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो ऐसे संबंधों से उत्पन्न संतानें कल देश की शांति और व्यवस्था इसके लिए खतरा ना बन जाए। यह भी तो विधायकों का ही कर्तव्य है कि वे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ऐसी संतानें देश के शांत वातावरण के लिए एक समस्या ये न खड़ी करते हैं। तो यूसीसी इसलिए भी जरूरी, ठीक है। देयर में बी सेवरल रीजंस, exploitation of women, it is a reason, no doubt, but it can't be a sole reason. There may be some other reason also. तो बदलाव तो लाने होंगे, युग बदलेगा, बदलाव आएंगे। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम परिवर्तित स्वरूप में सामने आया उसे आना ही होगा, क्योंकि युग बदल रहा है। जब तथ्यों का संग्रहण 1872 में डिजिटली संभव ही नहीं था, 1872 में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभव नहीं था। आज अगर संभव हुआ है तकनीकी प्रगति के कारण तो उसे दस्तावेज की मान्यता ये तो देनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं देंगे तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा लेने से वास्तविकताएं ये तो नहीं बदल जाती। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर भी मेरा यही कहना है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छिपा लें रेत में
और ये कहें कि साहब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है, चंदा अगर लिया जाएगा तो उसके नामों का खुलासा ये किया जाएगा। बाकी तो कुछ कहा नहीं, केवल इतना ही कहा कि जो दिया वो सबके सामने होना चाहिए। तो छुपकर चंदा देने की प्रवृत्ति रुक जाएगी, ये संभव नहीं है। और इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मेरी अपनी ओपिनियन जहां तक है, उसके हिसाब से एक बेहतर व्यवस्था थी। कारण कि लोग छुपकर देना यही पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि सत्तारूढ़ दल, इसे हमने चंदा दिया ये विपक्ष को पता लगे, और विपक्ष को हमने चंदा दिया ये सत्तारूढ़ दल को पता लगे। वो ये चाहते ही नहीं। और ये भी हार्ड रियलिटी है कि चंदा वही देगा जिसके हित इन्वॉल्व होंगे। ये भी हार्ड रियलिटी है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम शुतुरमुर्ग की तरह वास्तविकता इससे आंखें मूंद कर ही हम कानून बना रहे हैं, यही कहा जाएगा। आप कर रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था थी कि पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। लेकिन एसबीआई को तो पता ही है, सरकार की जानकारी में तो है ही, और सरकार और व्यक्ति अलग अलग होता है। ये अभी जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे निगम ज्यूरिस्प्रूडेंस में सुबह, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति अलग हो जाएगा और वह मिथकीय व्यक्ति जिसे निगम कहा जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो हमें जो वास्तविकताएं हैं उनको सामने रखकर विधायन करना चाहिए। और शायद यही कारण है कि तीनों अधिनियम, चाहे भारतीय दंड संहिता हो, और चाहे दंड प्रक्रिया संहिता हो, और चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, इन्हें युगानुरूप ये करने के लिए इनमें परिवर्तन भी किए गए, और परिवर्तन सुखद है। आपने 3 धाराएं बना रखी थी, 25, 26, 27। whatever you have said in section 25 and whatever you have said in section 26, that was extension of that which was said you in section 25, and whatever you have said in section 27, that was an exception of section 26. तो जब यही स्थिति है, तो अगर इनको एक सेक्शन में रख दिया जाए तो हमें तो नहीं लगता कोई खराबी थी। तो वही कर दिया विधायिका ने। अब हम लोग देखें तो नया सेक्शन कौन सा आया, 23, और कहता पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति। सबसे पहले इसी बात को समझ लेना है। हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस सुबह पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने देखा है कि व्यक्ति अलग है, मानव प्राणी अलग है। ऐसे वो व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर की वर्दी के पीछे है वो अलग है, और पुलिस ऑफिसर ये अलग है। आपको ये नहीं मालूम कि मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर हैं, तो आपके लिए मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर नहीं है। आपके लिए मिस्टर ए एक सामान्य व्यक्ति हैं। हमें जानकारी है कि मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर है, तो मेरे लिए मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर है। यहां एक, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे, वो मजाक में कहा करते थे कि हम तो थाने, हम भी गाड़ी के बिना नहीं जाते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं इंस्पेक्टर हमें पहचानता ही हो, तो उठा के वो हमें भी लॉकअप में कर देगा। यही गंगा जल में उन्होंने दिखाया भी है कि व्यक्ति अलग है और पुलिस अफसर अलग है। पुलिस अफसर, आपके लिए पुलिस अफसर तभी है जब आप ये जानते हो कि ये पुलिस अफसर है, अन्यथा तो आपके लिए वो आदमी है।
और यहां सेक्शन क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, मीनिंग देयर बाय व्हेन यू आर वेल नोन दैट द पर्सन बिफोर होम आई एम गोइंग टू मेक द कन्फेशन, ही इज द पुलिस ऑफिसर, व्हेन यू आर वेल नोन विद दिस फैक्ट। फिर अगर आप उसके समक्ष कोई संस्वीकृति करते हैं तब सेक्शन 23 के लागू होने का सवाल यह पैदा होता है। अन्यथा सेक्शन 23 के इनकॉर्पोरेशन का, सेक्शन 23 के एप्लीकेशन का कोई मौका होगा ही नहीं। आपसे प्री में कई बार यह सवाल बनता है कि मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर हैं, बी ये बात नहीं जानता, उसने मिस्टर ए के समक्ष कन्फेशन कर लिया, कन्फेशन की हिंदी संस्वीकृति है, उसने उनके समक्ष संस्वीकृति कर ली, यह संस्वीकृति है, इसके विरुद्ध सुसंगत और ग्राह्य है या नहीं? यह सुसंगत और ग्राह्य है कि उसने, नो डाउट he has made the confession before police officer, but he doesn't know that the person before whom I am going to make the confession, he is the police officer, वो नहीं जानता है। और जो विधायी नीति है पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति को, ठीक है, विसंगत बना देने के पीछे वह विधायी नीति इस वजह से रखी गई है कि अन्यथा इस बात की संभावना तो है ही कि पुलिस मारपीट कर उससे कन्फेशन करा ले, साथ ही साथ अगर पुलिस मारपीट कर न भी कराए और व्यक्ति स्वेच्छा से कन्फेशन करे तो भी यह सिद्धांत कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, इसको तो क्षति होनी, ठीक है, तय ही है, इसे तो क्षति होगी होगी। भले वो बिल्कुल अपनी मर्जी से पुलिस ऑफिसर के समक्ष संस्वीकृति करे, फिर भी जनता यही कहेगी कि वो तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि सिद्धांत क्या है कि मार के आगे भूत भागते हैं, सिद्धांत ये है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये तो मानेगा ही मानेगा कि यह संस्वीकृति स्वतंत्र नहीं है, ये मानेगा। तो प्रशासनिक विधि का वह सिद्धांत, बल्कि प्रशासनिक विधि न कहे प्राकृतिक विधि का वह सिद्धांत कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, इसको तो नुकसान होना तय है। और जब इसको नुकसान हुआ तो ठीक है, बड़े परिदृश्य में समाज को नुकसान ये तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इस बात को भी बढ़ावा मिलेगा कि पुलिस मारपीट कर निर्दोषों को, ठीक है, फंसा दे। इसलिए पिछली धारा की तरह विधायिका ऐसा नहीं मानती है कि पुलिस के समक्ष की गई प्रत्येक संस्वीकृति ये झूठी है, बल्कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति अगर ग्राह्य की गई तो निर्दोषों के अपराध में फंस जाने का जोखिम यह बढ़ेगा। तो इसमें जो जोखिम इन्वॉल्व है, उस जोखिम की वजह से इस कन्फेशन को विसंगत बनाया। लेकिन विसंगत कब? जब पुलिस ऑफिसर के समक्ष हो, और किसी के समक्ष आप कुछ भी कर रहे हो। यह होता कब है? जब आप जिसके समक्ष जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी हो कि ये है। अगर आपको मालूम ही नहीं है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप अपने दोस्त को अपना पुरुषार्थ ये सुना रहे हो, जैसे ये जो लुच्चे टाइप के लोग होते हैं ये अपना बड़प्पन मानते हैं ये बताने में कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया। ठीक है, आप देखो ना,
जो समाज के प्रख्यात लुच्चे होते हैं, उन लुच्चों को कभी आप सुनो तो वो बड़ा, ठीक है, इसमें मर्दानगी फील करते हैं। होना तो उन्हें शर्मिंदा चाहिए, लेकिन बजाय शर्मिंदा होने के वे बड़ा, ठीक है, इसमें गर्व इसका अनुभव करते हैं, ये बताने में कि किसी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। नीचे की सीट पर एक पुलिस ऑफिसर लेटा है, आप अपने हर सहयात्री को जानते तो नहीं है, आपको क्या मालूम ये पुलिस ऑफिसर है, और आप अपनी, ठीक है, पुरुषार्थ ये बता रहे हैं अपने दोस्त को, और उसमें आपने कन्फेशन कर लिया। पुलिस ऑफिसर ने भी सुना। यह संस्कृति विसंगत नहीं है, इसका साक्ष्य पुलिस ऑफिसर दे पाएगा। यह न्यायिकेतर संस्कृति है, यह एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। और ये किसके समक्ष किया गया? पुलिस ऑफिसर के समक्ष। लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक ये पुलिस ऑफिसर के समक्ष नहीं है। और इस प्रकार की संस्कृतियों को विसंगत करने का जो जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन क्या है? वो जस्टिफिकेशन तो ये है कि ऐसी संस्कृतियों के स्वतंत्र न होने का जोखिम ये ज्यादा है। लेकिन इस संस्कृति के विसंगत होने में वो जो, ठीक है, उस जोखिम का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं था कि वो पुलिस ऑफिसर है, तो वो अपने प्रभाव से आपको संस्वीकृति करने के लिए किस प्रकार मजबूर कर सकता था। अगर इन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता है न्यायालय में कि इन्होंने संस्वीकृति उस समय की जिस समय हम इनके सहयात्री के तौर पर इनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ठीक है, और ये अपने दोस्त को वर्णन सुना रहे थे, तो उस संस्कृति का साक्ष्य दोनों दे सकते हैं। इनका दोस्त भी दे सकता है, और वह व्यक्ति जिसने प्रसंगवश उस सारे वार्तालाप को सुन लिया है वो भी दे सकता है। ये हम लोग स्वीकृति में, स्वीकृति का साक्ष्य कौन दे सकता है? इसको पढ़कर आए। और संस्कृति स्वीकृति का ही रूप है, इसलिए इस संस्कृति का साक्ष्य दोनों दे सकते हैं। वो वास्तव में पुलिस ऑफिसर है, इससे मतलब ही क्या है? और ऐसी संस्कृति को विसंगत बनाने के पीछे जस्टिफिकेशन था वो जोखिम की उपस्थिति, यही तो था। जोखिम तो कोई बचा नहीं। जब जोखिम बचा नहीं तो इस अच्छे साक्ष्य को विसंगत क्यों कर दिया गया? फिर ऐसी दिशा में वो सुसंगत होगा। अच्छा, फिर एक चीज और समझ, संस्वीकृति यह विसंगत है अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष की जाए। ठीक है, क्या कहता है? देख ले एक बार। कहता है किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। यानी यह भी नहीं कहा उसने, जैसे आपको मालूम है कि अमुक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, उसके समक्ष आपने संस्वीकृति की और बाद में उस अपराध को करने का अभियोग तुम्हीं पर आ गया। जिस समय आपने संस्वीकृति की उस समय आप अभियुक्त नहीं हैं। ठीक है, क्या कहता है? कहता है किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। संस्वीकृति के समय के संबंध में धारा में कुछ नहीं लिखा है, उसने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। मीनिंग देयर बाय, जिस समय उसने संस्वीकृति की उस समय वो अपराध का अभियुक्त नहीं था, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस समय संस्वीकृति साबित करने की कोशिश हो रही है उस समय वो अपराध का अभियुक्त है, और जिस संस्वीकृति को साबित करने की कोशिश हो रही है वह संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई थी, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, जिस समय आपने संस्वीकृति की हो सकता है उस समय आप अभियुक्त न हो। ठीक है, आपने संस्वीकृति कर ली,
और बाद में आप ही अभियुक्त हो गए। ठीक है, आप ही अभियुक्त हो गए, उस अपराध को करने का अभियोग आप ही पे आ गया। अब आप अपराध के अभियुक्त व्यक्ति हो गए और संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष है। तो इससे कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि जिस समय संस्वीकृति की थी उस समय आप अपराध के अभियुक्त थे ही नहीं। यह संस्वीकृति विसंगत ही रहेगी, क्योंकि कानून प्रत्येक प्रकार की स्मार्टनेस इसका भी इलाज करता है। अगर यह स्मार्टनेस का इलाज इस ढंग से इन शब्दों में नहीं किया जाएगा तो पुलिस हमेशा यह लिखेगी, पुलिस हमेशा यह साक्ष्य देगी कि इन्होंने जिस समय हमसे संस्वीकृति की उस समय एफआईआर इनके खिलाफ लिखी नहीं थी। एफआईआर लिखने से पहले इन्होंने, क्योंकि एफआईआर लिखने के साथ आपको अभियुक्त का स्टेटस यह हासिल होगा, वो ये कहना शुरू कर देंगे और मारपीट के पहले तुमसे संस्वीकृति कराएंगे, बाद में एफआईआर लिखेंगे। एफआईआर भी उन्हीं को लिखनी है। ठीक है, तो उस खतरे को काउंटर कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या लिख दिया कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अब उस व्यक्ति ने जो अपराध के अभियुक्त के तौर पर विचारित हो रहा है वह संस्वीकृति कब की थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कभी की थी, जिसके समक्ष की वो पुलिस ऑफिसर था और उसकी जानकारी में पुलिस ऑफिसर था, वो पुलिस ऑफिसर था खाली, उसके पुलिस ऑफिसर होने का तथ्य इस संस्वीकृतिकर्ता की जानकारी में नहीं था, तब तो वो पुलिस ऑफिसर हो भले ही, लेकिन इस संस्वीकृतिकर्ता के लिए वो सामान्य व्यक्ति था। तब तो संस्वीकृति सामान्य व्यक्ति के संबंध में या सामान्य व्यक्ति के समक्ष, तब तो उसके विसंगत होने का कोई आधार है ही नहीं। लेकिन अगर वो जानता था कि ये पुलिस ऑफिसर है तो फिर इस तथ्य से कोई अंतर नहीं पड़ता कि जिस समय उसने संस्वीकृति की उस समय वो अपराध का अभियुक्त नहीं था। अपराध का अभियोग ये उसके बाद तत्पश्चात लगाया गया है, इस बात से कोई फर्क ये नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी। यह कहा कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। यह नहीं कहा कि अगर संस्वीकृति में कोई कमी रह गई और वह स्वीकृति बन गई, ठीक है ना, हमने कहा था कि संस्वीकृति भी स्वीकृति है और स्वीकृति हुए बिना कोई संस्वीकृति हो ही नहीं सकती। संस्वीकृति भी अनुमान इंगित करती है, स्वीकृति भी अनुमान इंगित करती है। यह अलग बात है कि संस्वीकृति द्वारा इंगित अनुमान इतना सशक्त है कि उससे यह अनुमान लगता है कि इसने अपराध किया है, जबकि स्वीकृति द्वारा इंगित अनुमान इतना सशक्त नहीं होता। हमने अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से आपको समझाने की कोशिश की थी कि मे और माइट दोनों शब्द संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन मे से जो संभावना अभिव्यक्त की जाए, मे परमिशन वाचक भी है, मे आई कम इन सर आप कहते हैं, आप मे के उपयोग से परमिशन ये भी मानते हैं, लेकिन मे, ठीक है, आप संभावना इसको अभिव्यक्त करने के लिए भी उपयोग करते हैं, इट मे रेन, और माइट इसका उपयोग भी करते हैं। जब कथन करता संभावना को प्रबल देखता है तब मे नहीं माइट का उपयोग होगा। ठीक है, तो संभावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। संस्वीकृति से जो संभावना अभिव्यक्त होती है वह निश्चितता के स्तर की है और स्वीकृति से जो संभावना अभिव्यक्त होती है वो निश्चितता के स्तर की नहीं है, बस फर्क
इतना ही है, इसके अलावा कोई फर्क तो ही नहीं। अन्यथा तो दोनों संभावना ही अभिव्यक्त करती है। और आपको यह भी कहा गया कि संस्वीकृति में अगर इतने तथ्य न स्वीकारे जाए कि प्रबल संभावना अर्थात अपराध के किए जाने, ठीक है, को युक्ति संगत ढंग से अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, तो वह कथन संस्वीकृति न मानकर स्वीकृति यह माना जा सकता है। क्योंकि कोई लड़का, ठीक है, विवाहित पुरुष नहीं बना, इससे उसके लड़के होने का स्टेटस ये थोड़ी खत्म हो जाता है। लड़का तो रहेगा ही, विवाहित पुरुष ये एक अलग स्टेटस है, लेकिन उसे पहले लड़का होना होगा। तो ऐसे ही उसने क्या कहा, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति, ये कहा। अगर कुछ ऐसा कहा गया है पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो संस्वीकृति के स्तर का अनुमान इंगित नहीं करता, लेकिन विवादित तथ्यों की ओर अनुमान इंगित करता है, अर्थात स्वीकृति है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई, वो ग्राह्य है। क्योंकि जो कुछ अग्राह्य है वो क्या है, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति। और संस्वीकृति एक विशेष कथन है, ठीक है। स्वीकृति अगर है तो ग्राह्य है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, क्योंकि कानून हमेशा निगेटिव टर्मिनोलॉजी में इनेक्ट होता है। और उसका निगेटिव टर्मिनोलॉजी में इनेक्ट होने का कारण यह भी बताया था आपको जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे थे। आपसे कहा था निगेटिव टर्मिनोलॉजी में इनेक्ट कानून को लागू करना आसान होता है। आप ऐसा नहीं करो तो हम ये करेंगे, आसान है क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है ना। आप हत्या नहीं करोगे, करोगे तो फिर हम ये करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी में कानून हो कि आप ऐसा करेंगे, अब नहीं कर रहे आप, तो हम क्या कर लें, ठीक है ना, हम क्या करें। जैसे दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री है, उसके साथ दिक्कत तो यही है, आज्ञा पारित हो जाएगी दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की कि देयर इज नो रीजनेबल रीजन, ठीक है, कोई युक्ति संगत कारण नहीं है जिसके कारण से एक विवाह का पक्षकार दूसरे विवाह के पक्षकार को अपने साहचर्य से वंचित रखे, इसका कोई युक्ति संगत कारण नहीं है। इसलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री हो जाएगी। इन्फोर्स कैसे करोगे भैया, समस्या तो नहीं है भाई, कैसे इन्फोर्स करोगे, जबरदस्ती किसी को किसी के साथ कैसे रख लोगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका निकाला, इसीलिए क्या कहा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री का निष्पादन गिरफ्तारी इससे नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी कर भी लो तो डिग्री का उद्देश्य कहां पूरा हो रहा है। मैं गिरफ्तारी करके कहीं रख दो, तुम उस आदमी का उत्पीड़न तो कर सकते हो लेकिन साथ में नहीं रख सकते, ठीक है। और डिग्री काहे की है, साथ में रखने की, तो बात तो बनी नहीं। तो फिर कानून क्या कहता है कि हम उसकी संपत्ति का, ठीक है, समर्पण, संपत्ति की कुर्की ये करेंगे। और ये संपत्ति की कुर्की या तलाक के लिए आधार का पैदा होना, ये कौन दे रहा, साम्या। साम्या यही करती है कि ऐसी स्थिति पैदा करेगी जिसमें आपसे वो काम कराया जा सके जिस काम को कराया जाना अभिप्रेत आ, ठीक है। लेकिन अच्छा यह होता है कि कानून निगेटिव टर्मिनोलॉजी में इनेक्ट किया जाए, क्योंकि फिर उस कानून को प्रभावी ढंग से लागू, ठीक है, यह करा पाना ये व्यवस्था के अपने हाथों में होता है और व्यवस्था उसे प्रभावी ढंग से लागू करा सकती है। अन्यथा व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं करा पाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा कानून निगेटिव टर्मिनोलॉजी में, जो मना है वो नहीं करोगे, बाकी सब कुछ करोगे। मना क्या है, कहता संस्वीकृति
अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष है तो ग्राह्य नहीं है। उसने ये तो नहीं कहा कि स्वीकृति अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष है तो ग्राह्य नहीं, और संस्वीकृति और स्वीकृति इसमें फर्क है। इसके मतलब अगर स्वीकृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष है तो क्यों नहीं ग्राह्य? तब तो ग्राह्य है, वो तो बना ही नहीं। और आखिर स्वीकृति एक ऐसा कथन तो है ही जिससे विवादित तथ्यों, सुसंगत तथ्यों की और एक अनुमान यह इंगित होता है। और अगर अनुमान भी इंगित हुआ तो सत्यान्वेषण में मदद ये तो मिलेगी। सत्य का अन्वेषण करने में आखिर मदद ये तो होनी होनी है। तो फिर अगर किसी अभियुक्त ने पुलिस ऑफिसर से यह कहा कि हत्यारे ने जिस समय हत्या की उस समय हम घटना स्थल पर मौजूद थे, तो उसने संस्वीकृति तो नहीं की, क्योंकि संस्वीकृति तो तब होती जब वो कहता कि हमने हत्या की। उसने कहा हत्यारे ने हत्या की जिस समय, उस समय हम घटना स्थल पर मौजूद थे, हमने खुद हत्यारे को हत्या करते देखा है। और हत्यारे को हम जानते नहीं, क्योंकि हत्यारे को हमेशा घटना स्थल पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जानता होगा, ये कोई आवश्यक भी नहीं। जिसका विचारण हो रहा है वो ये कहता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर से उसने ये कहा और पुलिस ऑफिसर साक्ष्य के लिए न्यायालय में मौजूद है, और पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि मेरे समक्ष इसने, अभियुक्त ने हमें यह बताया था कि हत्यारे ने जिस समय हत्या की हम घटना स्थल पर मौजूद थे। यह साक्ष्य ग्राह्य है स्वीकृति के तौर पर। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर जिस कथन को साबित कर रहा है वह कथन निश्चित रूप से अभियुक्त का है, और अभियुक्त के द्वारा पुलिस ऑफिसर के समक्ष किया गया है, यह जानकारी रखते हुए कि यह पुलिस ऑफिसर है, किंतु जिस कथन को साबित करने की कोशिश हो रही है वह संस्वीकृति नहीं स्वीकृति है। उसमें अभियुक्त ने दोष स्वयं के लिए स्वीकार नहीं किया। उसने यह कहा है कि हत्यारे ने जिस समय हत्या की हम घटना स्थल पर थे। इसके मतलब उसने खुद को हत्यारे के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी साबित हो चुकी है। घटना स्थल पर वो, अब अगर अभियोजन के पास कोई अन्य साक्ष्य है जो ये दर्शित करता है कि इसी ने हत्या की, तो घटना स्थल पर मौजूदगी अब अभियोजन को साबित नहीं करनी है, क्योंकि घटना स्थल पर तो ये खुद ही मौजूद हो गए। ठीक है, लेकिन घटना स्थल पर मौजूदगी मात्र किसी अभियुक्त को अपराध का दोषी नहीं बनाती। और अगर उसके ऊपर, ठीक है, अपराध को करने का अभियोग है तो वो अभियुक्त है। तो अगर वो ऐसी बात कहता जिसमें पूरे दोष को स्वीकार करता, तो पुलिस ऑफिसर के समक्ष किए जाने के कारण वह वर्तमान धारा 23 के मुताबिक विसंगत हो जाता। ठीक है, अन्यथा यह विसंगत होने का कोई कारण है नहीं। इसे और थोड़ा बढ़ा दें, और थोड़ा बढ़ा दें। उसने कहा कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति ने कोई संस्वीकृति की है तो वह विसंगत है, ग्राह्य नहीं है। और संस्वीकृतियां हमेशा किसके? अभियुक्त के विरुद्ध साबित होंगी। अगर संस्वीकृति कारक कथन को संस्वीकृति के रूप में न्यायालय द्वारा ग्राह्य किया जा रहा है तो फिर वह संस्वीकृति हमेशा अभियुक्त के हित के खिलाफ ये पढ़ी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि संस्वीकृति में वो कहेगा हमने मारा, जैसे ही वो कहेगा हमने मारा तो उसके हित के खिलाफ, और उसके खिलाफ ही साबित होगी हमेशा। तो संस्वीकृति के रूप में वो ग्राह्य नहीं, यानी अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए अभियोजन संस्वीकृति का उपयोग नहीं कर सकता। नियम यह है।
लेकिन अभियुक्त इसका उपयोग करना चाहे, अभियुक्त स्वयं इसका उपयोग करना चाहिए, यानी बचाव पक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति का उपयोग करना चाहिए, तो फिर अभियुक्त के द्वारा अपने संस्वीकृतिकारक कथन को अपने बचाव में उपयोग करने की, ठीक है, पूरी अनुमति है, इस पर कोई रोक नहीं। उसने यह कहा कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में विसंगत है। तो किस रूप में विसंगत है? संस्वीकृति के रूप में विसंगत है, डिफेंस के रूप में यह विसंगत थोड़ी है। यानी अभियोजन इस संस्वीकृति को साबित नहीं कर सकता, लेकिन अभियुक्त साबित कर सकता है। अभियुक्त उसी पुलिस ऑफिसर को जिससे संस्वीकृति का किया जाना कथित है बुला सकता है और कह सकता है कि देखो हमने तुम्हें यह बताया था या नहीं, और पुलिस ऑफिसर को यह बताना पड़ेगा कि हां तुमने हमें यह बताया था, और उस कथन से अगर अभियुक्त को कोई बचाव यह हासिल होता है तो वह बचाव वो हासिल कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर यह कहता है कि इसने हमें यह बताया था कि हमने अपनी पत्नी की, ठीक है, हत्या की है, और इस वजह से की क्योंकि उसने ऐसा काम किया था जिससे हमें गुस्सा आ गया था और हम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए थे। कन्फेशन है, पुलिस ऑफिसर के समक्ष है, और पहले उसे सदोष मानववत को ही स्वीकार करना होगा, हत्या की बात तो बाद में जाएगी। यह कन्फेशन विसंगत है, इसे साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभियोजन ने इस संस्वीकृति के अलावा अन्य साक्ष्य से अभियुक्त का दोष यह स्थापित कर दिया, और अभियोजन ने जो दोष स्थापित किया वो हत्या की कोटि का स्थापित कर दिया। उससे यह साबित हो रहा कि इसने हत्या की है। अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया इस संस्वीकृति से अलग प्रस्तुत किया और यह साबित कर दिया कि इसने हत्या ही की है और कुछ नहीं किया। अब अभियुक्त चाहे तो उस पुलिस ऑफिसर को बुला ले और उससे ये कहे वाले कि देखो हमने तुम्हें बताया था नहीं बताया था कि हमने अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन इन परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों से उसका मामला कहां पहुंच जाएगा? फट से 304 में आ जाएगा पुरानी आईपीसी के मुताबिक, अगर साबित कर ले गया, ठीक है। लेकिन यह बड़ी खतरनाक स्थिति है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति डिफेंस आने नहीं देता, लेकिन आ ही जाए, आप जो कुछ नहीं चाहते कि आए वो नहीं ही आएगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ा ही है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यू मस्ट नो ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। कानून के जानकार के तौर पर तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये वह संस्वीकृति है जिसे संस्वीकृति के तौर पर अभियोजन साबित नहीं कर सकता, उसे बचाव के तौर पर अभियुक्त साबित कर सकता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के समक्ष होने के कारण अभियोजन साबित करेगा तो डर है, क्योंकि साबित तो अभियोजन को करना है ना, तो झूठों के फंस जाने का डर है। लेकिन जब एक व्यक्ति का दोष हमने स्टेब्लिश कर दिया अन्य साक्ष्य से, फिर अगर वो अपनी संस्वीकृति जो उसने पुलिस ऑफिसर के समक्ष की है उसको साबित कर रहा है तो वाकई की होगी तभी कर रहा है, अन्यथा नहीं है। तो बचाव के तौर पर इस संस्वीकृति में कोई दोष ये नहीं होता। और कभी अगर कठिन पेपर बनता है, अब तो नया ट्रेंड भी हमने देखा है, अब तो एलएलएम एंट्रेंस में भी प्रोसीजर पूछ रहे हैं, ठीक है। और आप डेफिनेट मानो आपकी नजर में जे और वो का कंपटीशन बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप बड़े होंगे आप देखेंगे कानून की दुनिया में न जे का और न वो का कंपटीशन बड़ा माना जाता है।
यहां हायर स्टडीज के कंपटीशन ज्यादा बड़े माने जाते हैं और ज्यादा कठिन होते हैं। आप देख लें, नेट का पेपर देखें, अभी सीयूईटी का पेपर आया वो देखें, और फिर जे और बो का पेपर देख लें। दोनों में स्टैंडर्ड के स्तर पर आपको आपको बहुत अंतर दिखेगा। वो बहुत कठिन पेपर है और ये बहुत आसान होता है जे और बो का। और अब तो प्रोसीजर उन्होंने एलएलएम में भी पूछना शुरू कर दिया है। तो इसलिए इन बिंदुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। और कचहरी में आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से बस वकील लोग इतने कहते हैं, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृत साक्ष्य में अग्राह्य, बस एक लाइन। और हम पिछले 45 मिनट से उसी बोल रहे हैं। तो एक बात नहीं है, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति अग्राह्य है, ये ठीक है, लेकिन पता तो हो कि पुलिस ऑफिसर है। अगर पुलिस ऑफिसर है उसे पता ही नहीं तो पुलिस ऑफिसर कहाँ है उसके लिए। और ये वकील साहब को समझाओ, उनकी बुद्धि के बाहर रहेगा, वो मानेंगे ही नहीं इस बात को, उल्टा आपकी हंसी बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उनकी हंसी या उस सबसे आपको प्रभावित नहीं होना। आप देखिए, जब भी सेक्शन की सही व्याख्या आप करेंगे तो आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि यही सेक्शन की सही व्याख्या है। अपने आप लगने लगता है कि नहीं यही ठीक है, क्योंकि रीजनेबल बात खुद बताती है कि हमें रीजनेबिलिटी है, डिफेंस के तौर पर उपयोग हो सकता है। और जब कठोर कानून होता है तो कानून की कठोरता कभी भी सजा से तय नहीं होती। ठीक है, सजा ये कानून को कठोरता नहीं देती, प्रक्रिया कानून को कठोरता देती है। बेल प्रक्रिया का भाग है। अगर किसी कानून में लिख दिया जाए कि इस मामले में बेल आपको तभी मिलेगी जब आप यह साबित करें कि हम निर्दोष हैं, तो प्रक्रिया कठोर हो गई, क्योंकि सामान्यतः अभियोजन को साबित करना पड़ता है कि आप दोषी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको साबित करना पड़े निर्दोष हैं तो मामला बदल गया, अब प्रक्रिया कठोर हो गई। सामान्य व्यक्ति इसका विचारण सामान्य अपराध के लिए हो रहा है। कानून क्या है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष अगर कोई संस्वीकृति की गई है तो वो साक्ष्य में विसंगत है, उस व्यक्ति के दोष को साबित करने के लिए उस संस्वीकृति का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कठोर कानून हो गया तो इसी नियम को बदल भी सकते हैं और पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति को ग्राह्य ये भी कर सकते हैं। और अगर ग्राह्य कर दिया तो प्रक्रिया कठोर हो गई और इसके कारण उस कानून को कैसा बोलते हैं? कठोर कानून। और ऐसा तब करते हैं जब आतंकवादियों आदि के संबंध में कोई कानून ये बनाते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के विरुद्ध साक्ष्य ढूंढ पाना आसान नहीं है, इसलिए उनके संबंध में प्रक्रियाएं कठोर होती हैं। सामान्य नियम यह है। और पहले यह नियम कहा था धारा 25 भारतीय साक्ष्य नियम। अब कहा है सेक्शन 23 पैरा सबसेक्शन 1, पैरा नहीं सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2 और पुरानी धारा 26। ये जो कुछ कह रही है ये सबसेक्शन 1 का वर्तमान में और पुराने में सेक्शन 25 का विस्तार है। ठीक है, मियर एक्सटेंशन, नथिंग एल्स, केवल और केवल विस्तार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप देखें सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में, पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा के दौरान की गई संस्वीकृति जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट की तुरंत उपस्थिति में न की जाए, उस व्यक्ति के विरुद्ध परिसिद्ध नहीं की जा सकेगी। अंग्रेजी देख ले, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is
in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him. एक्सटेंशन है उस बात का जो सबसेक्शन 1 में इनेक्ट है। ऐसे भी पूछा जाता है प्री में, पहले पूछा जाता था धारा 26 कौन सी धारा का विस्तार है, अब पूछा जाएगा 23 सबसेक्शन 2 ये किसका विस्तार है, 23 सबसेक्शन 1 का। 23 सबसेक्शन 1 क्या कहती है, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति। और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अगर सबसेक्शन 2 नहीं होगा तो सबसेक्शन 1 इसका प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। फिर पुलिस क्या करेगी, पकड़ लेगी आपको और खुद हट जाएगी और किसी अन्य के सामने वो खूब कूटेगी और कहेगी कि हम इन्हें भेज रहे हैं, इनके सामने करो संस्वीकृति। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा, अब है तो पुलिस अधिकारी के वृक्षा में आदमी, संस्वीकृति की स्वतंत्रता को, संस्वीकृति की जेन्युइननेस को, जितना खतरा पहले था वही खतरा अब भी है। संस्वीकृति के बारे में समाज जैसा पहले सोचता वही अब सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या अंतर पड़ा कि उसने पुलिस ऑफिसर के समक्ष की संस्वीकृति या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति कर ली, इससे क्या अंतर पड़ा। जो कन्फेशन की जेन्युइननेस थी उसको जैसा खतरा पहले था वैसा ही तो अब भाई है, तो वो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है। अच्छा, अभिरक्षा ये भी खूब समझ लें, उसने कहा पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा, ये नहीं कहा कि पुलिस अधिकारी की वैध अभिरक्षा। ठीक है, ये नहीं कहा है कि पुलिस अधिकारी की वैध अभिरक्षा। अब यही होता है, शब्द जिस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है उसी संदर्भ से उसका अर्थ निकाला जाएगा। सामान्य तौर पर तो हम आपसे ये कहते आए हैं कि शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है और अगर शब्द से पहले कोई विशेषण नहीं लगा है तो शब्द का सामान्य अर्थ यही ग्राह्य होगा। ठीक है, जैसे कहा प्रतिष्ठित आदमी, तो प्रतिष्ठित आदमी का मतलब सिर्फ इतना ही लिया जाएगा कि जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। वो बड़ा आदमी है ये नहीं दिया जाएगा, वो धनवान है, निर्धन है, वो कौन सा काम करता है, ठेले वाला भी कम प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा आम समाज प्रतिष्ठित उसी को मानता है जो धनवान हो। कानून की नजर में हर व्यक्ति प्रतिष्ठित आदमी है, जब तक कि उसकी ख्याति ऐसी ना हो कि कोई गड़बड़ मानी जा सके, तब तक हर व्यक्ति प्रतिष्ठित है। शब्दों का एक सामान्य अर्थ होता है, सामान्य तौर पर वही लिया जाता है। अभिरक्षा, इसका मतलब हुआ वैध अभिरक्षा, वैध लगाए जाने की जरूरत थोड़ा है। ठीक है, अभिरक्षा का मतलब वैध अभिरक्षा, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। यहां पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा का अर्थ अभिरक्षा से लिया जाएगा, वो वैध है अवैध है इससे मतलब नहीं है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा है, वैध है अवैध है इससे लेना देना नहीं, क्योंकि यहां हम अभिरक्षा संस्वीकृति के प्रयोजनों से देख रहे हैं। हम अभिरक्षा का जो असर संस्वीकृतिकर्ता के दिमाग पर आएगा
उसके हिसाब से संस्कृति की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता इसको निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा वैध है कानूनी दृष्टिकोण से, या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा अवैध है कानूनी दृष्टिकोण से, इसका उस व्यक्ति से क्या ताल्लुक जिसे अभिरक्षा में रखा गया है। उसके लिए तो वो अभिरक्षा ही है, वो तो उस अभिरक्षा से मुक्त होने का प्रयत्न यही करेगा। और अभिरक्षा अगर अवैध भी है और पुलिस उसका उत्पीड़न करके किसी संस्कृति को प्राप्त कर ले, तो उस संस्कृति में से ये आवाजें थोड़ी आएंगी कि अवैध अभिरक्षा के दौरान प्राप्त की गई है, वो तो संस्कृति दिखाई देगी। तो अगर यहां पर वैध अभिरक्षा शब्द ले लेंगे, इसका अर्थ वैध अभिरक्षा से ले लेंगे, अभिरक्षा जो अभिरक्षा शब्द प्रयोग हुआ इस सेक्शन में, इसका अर्थ अगर वैध अभिरक्षा से ले लेंगे तो पुलिस हमेशा अवैध अभिरक्षा इसमें लेकर, ठीक है, मैं पकड़ लिया अवैध अभिरक्षा है और अवैध अभिरक्षा संस्वीकृति कराएगी, तो तुम तो न पी जाओगे, उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा, इससे क्या हासिल हुआ। अरे भाई उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा, विभागीय कार्रवाई आदि आदि, निर्दोष के फंसने का जोखिम ये तो पैदा ही हो गया, ठीक है। और एक समस्या और पैदा हो गई कि पुलिस ऑफिसर खिलाफ भी कार्यवाही ये होगी, ठीक है, तो एक समस्या बढ़ गई। इसलिए यहां अभिरक्षा का अर्थ अभिरक्षा लिया है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा है, वो वैध है अवैध है इससे लेने ही देना नहीं, ठीक है। अच्छा, अभिरक्षा वैध कब होती है? जब मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, पुलिस अभिरक्षा के रूप में प्राधिकृत हो, तभी तो होगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर सकता है और अधिकतम उसकी अभिरक्षा की अवधि कितनी हो सकती है? 24 घंटे। उसकी अभिरक्षा अधिकतम कितनी हो सकती है? 24 घंटे। अच्छा, उसे गिरफ्तारी कब करनी चाहिए? जबकि उसके पास धारा 41 और धारा 157 सीआरपीसी पुरानी, उनके मुताबिक, ठीक है, न सिर्फ गिरफ्तारी करने लायक, ठीक है, विश्वसनीय इत्तिला ये प्राप्त हो चुकी हो, ठीक है भाई। धारा 41 बताती है ना सीआरपीसी में कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार बिना वारंट पुलिस को कब हासिल होगा, तो कहता है जब उसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला है, युक्ति संगत संदेह है, ठीक है, विश्वसनीय इत्तिला है, युक्ति संगत संदेह और एक कुछ और है, ठीक है, 3 बातें वहां कही है, लेकिन इत्तिला से पहले विश्वसनीय शब्द है, यानी इत्तिला जो पुलिस को दी गई उसकी विश्वसनीयता के संबंध में पुलिस ने न सिर्फ जांच की बल्कि उन्हें इत्तिला को विश्वसनीय बनाने वाला साक्ष्य भी मिल गया, तब इत्तिला विश्वसनीय हुई ना, उससे पहले तो नहीं। और अगर केवल इत्तिला है, विश्वसनीय नहीं है, और फिर भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कर तो गलती रहे, है तो अवैध गिरफ्तारी, क्योंकि विश्वसनीय इत्तिला हो और फिर विश्वसनीय इत्तिला भी हो तो भी आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि धारा 157 है सीआरपीसी में, नई में भी इस प्रकार की धाराएं आई होंगी, और वहां धारा 157 क्या करे? यदि गिरफ्तारी आवश्यक समझता है, कोई जरूरी नहीं कि, ठीक है, विश्वसनीय इत्तिला है तो गिरफ्तारी आवश्यक ही हो, गिरफ्तारी यदि आवश्यक समझता है तो करेगा, और इतना होने पर भी गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे अपनी अभिरक्षा में रख सकता है, और 24 घंटे बाद उसे पुरानी सीआरपीसी में धारा 167 के मुताबिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, और फिर मजिस्ट्रेट ये देखेगा क्या गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है
यानी वाकई क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, और यदि हां तो वो किसी भी ढंग की अभिरक्षा प्राधिकृत कर सकता है, और उसमें पुलिस अभिरक्षा भी शामिल है। तो इतना जब हो और फिर व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो तो वो वैध अभिरक्षा में है। इनमें से एक चीज की भी कमी है तो वो अवैध अभिरक्षा में है। लेकिन वैध अभिरक्षा में है या अवैध अभिरक्षा में है, इससे उसकी संस्वीकृति करने की जो क्षमता और स्थिति है, इसमें इस पर कोई असर, इस पर कोई पॉजिटिव असर ये तो हो ही नहीं रहा। वो वैध अभिरक्षा में तो पुलिस है, ठीक है, संस्वीकृति उद्यापित करने का या संस्वीकृति करवा लेने का ये काम हो सकता है। वो वैध अभिरक्षा में तो पुलिस उससे संस्वीकृति जबरदस्ती करवा सकती है, और वो अवैध अभिरक्षा में है तो भी पुलिस उससे जबरदस्ती संस्वीकृति करवा सकती है। संस्वीकृति करवाने के संबंध में अभिरक्षा के वैध या अवैध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए वैध अभिरक्षा में भी झूठी संस्वीकृति का वही खतरा मौजूद है जो अवैध अभिरक्षा मौजूद है। इसलिए इस सेक्शन में पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा का अर्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा ही है। इसे आप पुलिस अधिकारी की वैध अभिरक्षा इस ढंग से नहीं पढ़ेंगे। आपसे कभी प्री में उन्होंने पूछ लिया पुलिस अधिकारी का वैध अभिरक्षा में है, उसने संस्वीकृत की, क्या ग्राह्य है? नहीं ग्राह्य है, अभिरक्षा में तो है भाई। अभिरक्षा में बस संस्कृत के विसंगत होने का आधार पैदा हो गया, क्योंकि अभिरक्षा आते ही पुलिस को फैसिलिटी मिल गई, जिस फैसिलिटी को हटा देने का विचार विधायिका के मन में था और जिस वजह से उसने ये धारा इनेक्ट की, तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप ये कह देंगे कि पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में, पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा तो उसके, ठीक है, उसके द्वारा झूठी संस्वीकृति करा लेने का खतरा ये तो वैसे ही बना हुआ है, और पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में था, फिर उसने संस्वीकृति किससे की, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 25 और पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति कर रहा हूं, 26 में क्या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति किससे की, ये लिखा ही नहीं 26 में। वो 26 बोल रहा है 23 सबसेक्शन 2 में वर्तमान में पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में चाहे जिससे संस्वीकृति करे अग्राह्य। कारण तो यही है कि नहीं तो 25 का प्रतिबंध वही बेकार हो जाएगा, तो पुलिस अभिरक्षा में लगी और बताएगी इनसे संस्वीकृति कर ली थी और करवा खुद लेगी जबरदस्ती। तो 25 से जो चीज दी वो 26 से बाहर हो जाएगी, यानी 23 सबसेक्शन 1 से जो स्थिति दी वो 23 सबसेक्शन 2 से बेकार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 23 सबसेक्शन 2 को इनेक्ट किया और कहा कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई कोई संस्वीकृति चाहे किसी से की गई हो वह विसंगत है। अच्छा, एक दिक्कत और है, हम लोग चीजों को सामान्य भाषा में समझने के इतने आदी हो गए हैं कि फर्क नहीं करते हैं। हमारे मन में एक शब्द के उच्चारित होते ही एक विशेष प्रकार की स्थिति ये रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। क्यों? हमारे दिमागों में हर शब्द के पीछे एक प्री कंसीव्ड आइडिया है। जैसे ही वो शब्द उच्चारित हुआ हमारे दिमाग में वो रिफ्लेक्शन शुरू हो गया, जो आइडिया हमने उस शब्द के साथ जोड़ रखा है। जैसे ही कहा जाता है पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा, वैसे ही आपका दिमाग तुरंत ही, ठीक है, ये कल्पना करना शुरू कर देता है कि व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर रखा है या थाने ले गए हैं, वहां बैठाले हुए हैं, वहां 20 पुलिस वाले हैं। इसी को आप अभिरक्षा समझते हैं। ये अभिरक्षा के लक्षण है, ये अभिरक्षा नहीं है। अभिरक्षा इन लक्षणों के बिना भी हो सकती है, ठीक है।
अभिरक्षा इन लक्षणों के बिना भी हो सकती। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सदोष परिरोध, उसका सदोष परिरोध है अगर व्यक्ति को चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में जाने से रोक दिया गया है। रोका किस ढंग से गया इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, यह ठीक है कि सामान्यतः व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से जो रोका जाता है वो उसे कमरे में बंद करके या चार दीवारी में बंद करके ही रोका जाता है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। हमने कहा यहीं बैठे रहे ना, यहां से गए तो टांगे तोड़ डालेंगे। अब भी तो सदोष परिरोध है। अगर व्यक्ति वहीं बैठा रहा इस डर में कि मेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी जाने पर, तो है तो सदोष परिरोध में। ठीक है, कमरे में बंद होना है तो लक्षण है। स्वतंत्रता पर अवरोध ये तत्व है। तो अभिरक्षा कहा उसने, इससे क्या फर्क पड़ा कि पुलिस थाने ले गई थी या नहीं ले गई थी? पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में नोट, पुलिस ने पकड़ लिया। साक्ष्य न्यायालय के समक्ष ये आया, पुलिस ने न्यायालय के समक्ष ये साक्ष्य दिया कि हमने इन्हें पकड़ा था, फिर हम छोले भटूरे खाने चले गए होटल पर, और उतनी देर ये ठीक है प्रधान जी को हम सौंप कर चले गए थे, और प्रधान जी ने इनसे बात की और इनने कन्फेशन कर लिया। इस साक्ष्य को भी विसंगत माना, कुछ नहीं। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा थी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए पुलिस अधिकारी वहां से अनुपस्थित हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस ये सब टैक्टिक्स अपनाकर क्या कर सकती है, संस्वीकृतियों को प्राप्त कर सकती है, और यदि प्राप्त किया गया तो निर्दोषों के फंस जाने का जोखिम है। देखिए, कोई संस्वीकृतियां इसलिए विसंगत नहीं है कि विधि उद्धारित करती है कि इन परिस्थितियों में की गई संस्वीकृति झूठ होगी, ऐसी कोई अवधारणा, ऐसा कोई प्रिजम्पशन कानून का नहीं है। कानून ने इन सारी संस्वीकृतियों को जो विसंगत किया है वो इस जोखिम की वजह से किया है कि इसमें से झूठी संस्वीकृतियां भी ग्राह्य हो सकती है और निर्दोष फंस सकते हैं। तो जोखिम के कारण, न कि संस्वीकृतियों के झूठ होने की अवधारणा के आधार पर इनको विसंगत किया गया है। ठीक है, हाँ, अगर उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस है, तो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति सुसंगत है, सुसंगत है, निश्चायक साक्ष्य नहीं है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति इमीडिएट है। इमीडिएट का मतलब वहीं उपस्थित है मजिस्ट्रेट, बगल वाले कमरे में बैठा है ऐसी नहीं, वहीं उपस्थित है जहां पर संस्वीकृति का होना बताया जाता है। तब ऐसी संस्वीकृति पिछली धारा 26 में भी सुसंगत थी और वर्तमान में धारा 23 सेक्शन 2 में भी सुसंगत है। इसके अलावा सारी संस्वीकृतियां जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होंगी विसंगत। भले ही व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में था, लेकिन साक्ष्य जो दिया गया उसके मुताबिक जिस समय संस्वीकृति की गई उस समय वो उपस्थित नहीं था, भले ही हो, लेकिन फिर भी विसंगत, क्योंकि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है। ये टैक्टिक्स अपनाकर भी झूठों को फंसाया जा सकता। तो 23 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2 ये आपने देखा। 23 सबसेक्शन 2, 23 सबसेक्शन 1 का एक्सटेंशन है, विस्तार है। अब 23 सबसेक्शन 3 ये एक्सेप्शन है किसका? 23 सबसेक्शन 2 का। इसमें दो केस आएंगे, पी कोटैया और देवमन उपाध्याय। इस पर चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे।